है. So today we have to discuss income determination and employment unit चल रही है हमारी. इसको शॉर्ट में मैंने इनकम डिटर्मिनेशन ही लिखा है बेटा. और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. दिस यूनिट एस, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक हमारा चल रहा है और इसको मैं बेटा जो यूट्यूब पर अपलोड करूंगी ये होगा आपका पार्ट 8 ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का. ठीक है, तो अब इसे हम समझ लेते हैं अच्छे से. हालांकि कल मैंने इसको एक्सप्लेन किया था बट आई वाज सरप्राइज वेयर ऑल ऑफ यू वर यस्टरडे. तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे जो इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट है बेटा, इसकी 2 अप्रोचेस हैं. ठीक है, ये जो इक्विलिब्रियम है इस इक्विलिब्रियम को मेजर करने के लिए क्या है, 2 अप्रोचेस हैं हमारे पास. कौन कौन सी है ये 2 अप्रोचेस? ये है एक अप्रोच हमारी कहलाती है नंबर 1 एडी एंड एएस अप्रोच. एडी एंड एएस अप्रोच का मतलब है अग्रीगेट डिमांड एंड अग्रीगेट सप्लाई अप्रोच. और सेकंड अप्रोच हमारी कहलाती है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. ठीक है, तो दीज आर दी 2 अप्रोचेस. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अप्रोच नंबर 1 अग्रीगेट डिमांड एंड द अग्रीगेट सप्लाई अप्रोच. ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. इसमें से लगभग कुछ और नहीं तो आपका बेटा 6 मार्क्स का क्वेश्चन जरूरी आ जाता है. ठीक है, और इसके जो सब टॉपिक्स हैं उसमें से कई बार 3-4 मार्क्स के भी क्वेश्चंस जो है कई बार आ जाते हैं. तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, प्लीज मिस मत कीजिएगा क्लास. दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड मोस्ट प्रोबेबली कल तक जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा. और मैं आज ही कोशिश करूंगी कि इसकी जो कंप्लीट यूनिट है, ठीक है, सारी वीडियोस आपकी अपलोड हो जाए. ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम अप्रोच जो है देखते हैं अग्रीगेट डिमांड एंड अग्रीगेट सप्लाई अप्रोच. कि अग्रीगेट डिमांड एंड अग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से हम इक्विलिब्रियम कैसे जो है मेजर कर सकते हैं. ठीक है, तो इस अप्रोच की अगर हम बात करते हैं अग्रीगेट डिमांड एंड अग्रीगेट सप्लाई अप्रोच की, तो इसका मतलब है कि इसमें अगर हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर होगा? व्हेन एडी विल बी इक्वल टू एएस, है ना. ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन रहेगी हमारी. या हम इसको कह सकते हैं एडी क्या होता है, एडी सी प्लस आई, और एएस क्या होता है, एएस हो गया सी प्लस एस. या हम इसको इनकम भी बोल सकते हैं. ठीक है, सी प्लस आई और इज इक्वल टू सी प्लस एस. या हम इसको लिख सकते हैं सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई. बिकॉज अग्रीगेट सप्लाई कर अग्रीगेट सप्लाई इज नोन एज द नेशनल इनकम ऑल्सो और इनकम कर्व ऑल्सो, अगर हम कर्व की बात करें. ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी सिंबलिकली जो है हम इसको लिख सकते हैं. तो इन लेवल्स पर क्या हो जाएगा, क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा. ठीक है, जहां पर अग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू अग्रीगेट सप्लाई. जरा याद करो माइक्रो में जब हम प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ते थे तो कहां पर प्राइस इक्विलिब्रियम कहां होता था, जहां पर डिमांड वाज इक्वल टू सप्लाई. तो अब ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम किस पोजीशन पर होगा, जहां पर की अग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू अग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द शेड्यूल. ठीक है, आप शेड्यूल अपने सामने रखिएगा सो दैट जब हम कर्व ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो कर्व के थ्रू जो है चीजें आपको समझ में आनी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक शेड्यूल देख लेते हैं छोटा सा बेटा. यहाँ पर इनकम हो गया, ये हमारा कंजम्पशन हो गया, यहाँ हम लिख लेंगे सेविंग, और ये हो गया आई, यहाँ हो जाएगा एडी, और ये हो जाएगा एएस. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और इधर करके लिखूं क्योंकि मुझे यहाँ पर हल्के से रिमार्क्स सी एस आई एडी एंड एएस. यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगी. अब देखो इनकम है, हम जो शेड्यूल पहले से ले रहे हैं हम उसी शेड्यूल को लिख लेते हैं. 0, 100, 200, 300, 400,
500 एंड द 600। ठीक है, कंजम्पशन की बात करें, हम फटाफट अपना पिछला वाला शेड्यूल उठाते हैं। 60, 130, 200, 270 प्लस 70 करते चल रहे हैं हम, 340, 410 एंड 480। अब हम देखेंगे सेविंग। सेविंग आप कैसे निकाल लोगे? y माइनस सी इज इक्वल टू एस। रीजन क्या है? c प्लस एस होता है, y इज इक्वल टू c प्लस एस, है ना। तो जब हम अगर हमें सेविंग की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? y माइनस सी कर देंगे। अब जरा y माइनस सी करो जरा, तो यहाँ पर पहले क्या आएगा? -60 -30 देन 0। ठीक है, 30 60 90, 30 60 90 120। ठीक है, तो ये आपकी सेविंग आ गई। अब देखते हैं आई। आई आपको पता है हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो आई क्या है? आई हमेशा सेम रहेगा, 60 60 60 60 60 एंड 60। ठीक है, अब अग्रीगेट डिमांड कैसे निकालेंगे? सी प्लस आई कर दो जरा, सी प्लस आई कर दो। कैसे कैसे वैल्यू आ रही है इसकी? सी प्लस आई कितना हो जाएगा? एडी 120, 190 एंड 260, 330 हो गया ये, एंड देन 400, 470, 400, 470 एंड देन सी प्लस आई 540। ठीक है, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू आ जाएगी सी प्लस आई करके। अब ए एस की वैल्यू निकालनी है तो सी प्लस एस। ठीक है, सी प्लस एस कितना आएगा? करो जरा, सी प्लस एस प्लस माइनस माइनस 0, इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है। और आपको पता है कि ए एस इज इक्वल टू वाई, हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जो अग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये अग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम, इसे हम इनकम भी बोलते हैं। तो ए एस और वाई की वैल्यू सिमिलर आएंगी आपकी, 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। ठीक है, तो दीज आर, ये जो है आपकी वैल्यूज हो गई एडी एंड एएस की। ठीक है, अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है, पहले तो देखो कि शेड्यूल में इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है। कर्व में तो हम इक्विलिब्रियम दिखाएंगे जो भी हमें दिखाना है, लेकिन यहाँ हमें शेड्यूल में भी देखना है कि देखो ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है। 400 इज इक्वल टू 400, मतलब जितना एडी है उतना ही क्या है? अग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? एडी इज इक्वल टू एएस, इसका मतलब ये क्या है? इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है हमारी। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, अच्छा ऊपर वाली जो शेड्यूल है इसमें अगर हम नंबर्स देखते हैं तो इसमें क्या हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो अग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, अग्रीगेट डिमांड क्या है? अग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन अग्रीगेट सप्लाई। ये जो है, ये क्या है? यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? अग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन अग्रीगेट सप्लाई। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर लिख देती हूँ ताकि हम यहाँ पर कुछ चीजें हमें डिस्कस करनी है। ये पोजीशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर? एडी इज ग्रेटर देन एएस। ये जो अग्रीगेट डिमांड है वो क्या है? अग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है। या अगर हम इसको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये किसका केस है बेटा? एक्सेस डिमांड का। एक्सेस डिमांड का केस हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा? इसका मतलब क्या है? पर्सन ने सप्लाई कम की, प्रोड्यूसर ने क्या किया भाई? प्रोड्यूसर ने सप्लाई कम की, और लेकिन डिमांड क्या है? डिमांड ज्यादा आ गई। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या सोच के चला कि भाई मैं 200 आइटम्स जो है हम सप्लाई करेंगे, स्टॉक में 200 आइटम्स ही हैं। ठीक है, अब उसने सप्लाई कर दी मार्केट में 200 आइटम्स की, लेकिन डिमांड कितने की आ गई? 260 की। इसी तरीके से उसने 300 आइटम्स की सप्लाई की, लेकिन डिमांड कितनी आ गई? 330 की। तो क्या हुआ? सप्लाई कम हो रही है और डिमांड ज्यादा हो रही है।
ठीक है। तो यहाँ पर अब प्रोड्यूसर के सामने क्या सिचुएशन हो गई कि जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर किस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, या प्रोड्यूसर के सामने क्या चैलेंज आ गया कि भाई उसका जो स्टॉक था, ठीक है, वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा मार्केट में, है ना। तो प्रोड्यूसर क्या सफर करेगा यहाँ पर, अनफुलफिल्ड डिमांड, ठीक है, अनफुलफिल्ड डिमांड हो रही है मार्केट में जिसको कि प्रोड्यूसर फुल नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि अनप्लान्ड डिक्रीज हो गया स्टॉक का प्रोड्यूसर के पास। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर ने क्या सोचा, प्रोड्यूसर के पास स्टॉक कितना है भाई, अगर हम देखें तो यहाँ 100 का स्टॉक है, डिमांड है 190 की, यहाँ 200 का स्टॉक किया तो डिमांड है 260 की, यहाँ 300 का स्टॉक है तो डिमांड है 330 की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूसर सफर कर रहा है, किस चीज से सफर कर रहा है, अनप्लान्ड डिक्रीज है। वो उसने प्लान नहीं किया था कि डिमांड में इतनी डिक्रीज आएगी, मतलब सॉरी, डिमांड में जो है इतना ज्यादा इंक्रीज होगा। तो अनप्लान्ड डिक्रीज हो गई प्रोड्यूसर के स्टॉक में, है ना, कि उसके पास स्टॉक नहीं है डिमांड को पूरा करने के लिए, ठीक है। और प्रोड्यूसर के पास क्या है, इसको हम बोलेंगे अनप्लान्ड डिक्रीज, अनप्लान्ड डिक्रीज इन स्टॉक, ठीक है। तो ये कंडीशन है एक डिसइक्विलिब्रियम की, कि जो अग्रीगेट डिमांड है दैट इज ग्रेटर देन अग्रीगेट सप्लाई, और इसको हम केस बोलेंगे एक्सेस डिमांड का। एक्सेस डिमांड का मतलब हो गया कि अनफुलफिल्ड डिमांड जो है मार्केट में क्रिएट हो रही है, और प्रोड्यूसर उस डिमांड को पूरा करने में क्या है, सक्सेसफुल नहीं है। इसका मतलब है कि उसके स्टॉक में अनप्लान्ड डिक्रीज हो गई। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई एनी हाउ इक्विलिब्रियम तो लेकर आना है ना, इक्विलिब्रियम तो वो लेकर आएगा। तो अब इक्विलिब्रियम लाने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, अब इक्विलिब्रियम लाने के लिए प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर इस लॉस को पूरा करने के लिए, जो अनप्लान्ड डिक्रीज हो गई है उसके स्टॉक में, वो क्या करेगा, उसे स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा। अब स्टॉक कैसे बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, जब प्रोड्यूसर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर और किस लेवल तक बढ़ाएगा, तब जो है कब तक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, जब तक कि ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन जो है उसकी नहीं आ जाएगी, जहां पर कि अग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू अग्रीगेट सप्लाई। क्लियर टू एवरीवन, आई होप द थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। फिर से समझा देती हूँ एक बार, अग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन अग्रीगेट सप्लाई। इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर जो है डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा, जो कि मार्केट में अराइज हो रही है। एग्जाम्पल हमारे सामने है कि डिमांड ये क्रिएट हो रही है और सप्लाई इतने इतनी है ना। तो इसका मतलब है कि जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के पास क्या है, उसके स्टॉक में डिक्रीज हो रहा है। तो अब इक्विलिब्रियम में आने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा। स्टॉक कैसे बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। और प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, जब प्रोड्यूसर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो जब वो, तो इसका मतलब इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा ना, ठीक है। तो और वो किस लेवल तक करेगा, ऐसा नहीं है कि वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर इन्वेस्ट करता रहेगा, एम्प्लॉयमेंट लोगों को रखता जाएगा, लेबर रखता जाएगा, ऐसा भी नहीं है। वो किस लेवल तक ये सब करेगा, जब तक कि अग्रीगेट डिमांड जो है अग्रीगेट सप्लाई के इक्वल नहीं हो जाएगी, वो तब तक ऐसा करेगा अगर सिचुएशन होती है एक्सेस डिमांड की। गॉट इट। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। चलो, अब ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया। अब एनी हाउ प्रोड्यूसर को लगा कि भाई मार्केट में डिमांड तो बढ़ी रही है, उसने जो था क्या किया, 300 की जगह पहले 400 किए, फिर उसने क्या किया, थोड़ा सा स्टॉक बढ़ा दिया, है ना। उसने क्या किया, 500 जो थे उसने सप्लाई किए मार्केट में, लेकिन अब क्या हुआ, डिमांड कितनी आई, खाली 470। मतलब स्टॉक ज्यादा सप्लाई किया, मतलब सप्लाई ज्यादा हुई और डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। ऐसे ही उसने फिर नेक्स्ट टाइम जब उसने प्रोडक्शन किया, उसने कहा कहीं भाई पहले वाली सिचुएशन ना आ जाए, तो उसने क्या किया, 600 यूनिट्स को उसने सप्लाई किया, लेकिन डिमांड आई खाली 540 की। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर अग्रीगेट डिमांड इज लेसर देन अग्रीगेट सप्लाई, है ना। तो यहाँ पर हमारी ये जो कंडीशन है बेटा, ये कंडीशन है हमारी अग्रीगेट
डिमांड इज लेसर देन एग्रीगेट सप्लाई की, ठीक है। या हम इसको अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये केस हमारा कहलाएगा एक्सेस सप्लाई का, ये केस हमारा हो गया एक्सेस सप्लाई का, ठीक है। तो अब जब एक्सेस सप्लाई हो गई, मतलब मार्केट में डिमांड है नहीं, आपने सप्लाई ज्यादा कर दी, तो अब प्रोड्यूसर के सामने क्या सिचुएशन आ जाएगी, जस्ट इसकी रिवर्स। ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए ना, जस्ट इसके सारे रिवर्स पॉइंट आप इसमें लिखेंगे। क्लियर हो गया? आई होप द थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। तो ये जो सेकंड डिसइक्विलिब्रियम है हमारा, जहां पर की एक्सेस सप्लाई का केस है, फर्स्ट केस हुआ एक्सेस डिमांड का, एक्सेस डिमांड को इक्विलिब्रियम में कैसे लाएंगे, क्वेश्चन ऐसे आएगा, वो ऐसे नहीं लिख कर देगा आपको एडी इज ग्रेटर देन और ऑल दीज। क्वेश्चन बोर्ड में कैसे पूछ सकता है कि अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है इकोनॉमी के अंदर, तो प्रोड्यूसर इस एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करेगा, ठीक है। या वो क्वेश्चन दे सकता है कि एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है इकोनॉमी के अंदर, अराइज हो गई है एक्सेस सप्लाई, ठीक है, या अग्रीगेट सप्लाई जो है ग्रेटर है, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो इस एक्सेस सप्लाई को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, तो जस्ट इसके सारे रिवर्स पॉइंट आप यहाँ लिख देंगे। कैसे, देखो, यहाँ हमने एक्सेस डिमांड था, यहाँ एक्सेस सप्लाई हो गई, उसके बाद अनफुलफिल्ड डिमांड हो गई, ठीक है। यहाँ क्या देख रहे हैं, अनप्लान्ड डिक्रीज इन दी स्टॉक है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, अनप्लान्ड इंक्रीज इन द स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अनप्लान्ड इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब फर्म क्या करेगी, यहाँ पर प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने से क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, है ना। और जब प्रोडक्शन कम होगा इकोनॉमी के अंदर, तो सिचुएशन क्या राइज होगी, लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी जाएगा फिर, है ना। और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा जो है क्रिएट होगी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो अब प्रोड्यूसर इसे इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या किया उसने, वो किस लेवल तक प्रोडक्शन कम करेगा, रिड्यूस करेगा, जब तक कि वो इस पोजीशन में नहीं आ जाता, किस पोजीशन में, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में, तब तक वो जो है प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा। और एक्सेस डिमांड की कंडीशन में क्या करेगा, प्रोडक्शन को उस लेवल तक वो इंक्रीज करेगा, स्टॉक को उस लेवल तक बढ़ाएगा, जब तक कि वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में नहीं आ जाता है, जहां पर अग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू अग्रीगेट सप्लाई। एक्सेस सप्लाई के केस में क्या करेगा, प्रोडक्शन को उस लेवल तक डिक्रीज करेगा जब तक कि वो इस पोजीशन पर नहीं आ जाता है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर। आई होप द थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। अब हम इसी चीज को समझेंगे डायग्राम से, है ना, कि अब अगर आपसे कह दिया जाता है कि बेटा ये सिचुएशन जरा समझाओ विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, ठीक है, कि डायग्राम की हेल्प से आप समझाइए कि अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो कैसे आप इस सिचुएशन को आप विद द हेल्प ऑफ द कर्व, विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, हाउ कैन यू एक्सप्लेन, ठीक है। अब हम देखेंगे ये सारी सिचुएशंस। अब हम देखते हैं कर्व हमें कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, कर्व के थ्रू हम जो है इन सिचुएशंस को कैसे समझाएंगे। तो देखो, ऑब्वियसली ईच एंड एवरीवन नोस दिस वन, आपने अपना कर्व ड्रॉ किया, ये हो गया ओ एक्सेस, ओ एक्स एंड वाई एक्सेस, ठीक है। यहाँ पर एक्स एक्सेस पर हम क्या लेते हैं बेटा, इनकम और आउटपुट, इनकम और आउटपुट हो गया यहाँ पर हमारा। यहाँ हमें दिखाना है एडी एंड एएस। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जैसे एएस है, एएस को हम क्या बोलते हैं, इनकम कर्व बोलते हैं। इसी तरीके से जो एडी है, एडी को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम कंजम्पशन सी कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। एडी क्या हो गया हमारा, कंजम्पशन कर्व भी हो गया, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या है, अग्रीगेट सप्लाई कर्व हमें पता है। अग्रीगेट सप्लाई कर्व हम क्या करेंगे बेटा, इस पे 45 डिग्री एंगल पर होता है हमेशा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, अग्रीगेट सप्लाई कर्व बना लिया एट 45 डिग्री एंगल, एएस और इनकम कर्व, है ना। और यहाँ पर ये हो गया हमारा अग्रीगेट
सप्लाई कर्व, ये हमेशा हमारा क्या रहता है 45 डिग्री एंगल पर रहता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब हमें दिखाना है कंजम्पशन कर्व भी दिखाना है, क्योंकि एडी एंड एएस दिखाना है। एडी क्या होता है, हमारा कंजम्पशन कर्व होता है, ठीक है। अब जो कंजम्पशन कर्व है, इट नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। कंजम्पशन कर्व जो है कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। सिंस बिगिनिंग हम लोग इस चीज को सीख रहे हैं। तो हमारा जो कंजम्पशन कर्व है वो स्टार्ट होगा यहां से, ठीक है। ये है हमारा कंजम्पशन कर्व। अब हम स्टार्ट करेंगे कंजम्पशन कर्व। ये हो गया सी के, ये हो गया हमारा एडी का, ठीक है। ये दोनों कर्व हमने बना लिए, ठीक है। ये कंजम्पशन कर्व भी कहलाता है, एवरीवन नोज की कंजम्पशन कर्व कैसे ड्रॉ करना है। ये हमारा अग्रीगेट सप्लाई कर्व हो गया, ठीक है। अब हम सिचुएशन देखेंगे कि हमें कैसे समझानी है। तो सबसे पहले हमने सिचुएशन निकाल ली इक्विलिब्रियम वाली। ये तो हो गया हमारा इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम कैसे हो गया, रीजन क्या है, इक्विलिब्रियम ये ऐसे हो गया कि यहाँ पर एडी इज इक्वल टू एएस, है ना। तो ये तो हमारी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने ये इक्विलिब्रियम के लिए लाइन ड्रॉ की। सपोज मैंने इसे नाम दे दिया वाई, क्योंकि ये इनकम है लिया है ना हमने। सपोज मैंने इसे नाम दे दिया ओ वाई। इसका मतलब है कि इकोनॉमी में जब ओ वाई आउटपुट क्रिएट हो रहा है, इस ओ वाई आउटपुट पर क्या है, इक्विलिब्रियम है। क्या है यहाँ पर, अग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू अग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है। ये इतनी चीज मुझे लगता है समझ में आ गई आपको। नाउ आफ्टर दिस, अब हम देखेंगे बाकी दोनों सिचुएशंस को, अब हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो सपोज यहाँ पर प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया कि भाई मैं इतना आउटपुट जनरेट करूंगा इकोनॉमी के अंदर। प्रोड्यूसर ने सोचा कि भाई मैं जो हूँ इतना आउटपुट क्रिएट करूंगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इसको कुछ नाम दे सकते हैं, क्यू दे सकते हैं, पी दे सकते हैं, ठीक है। मैं सपोज इसको पॉइंट ए मान लेती हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट ए पर प्रोड्यूसर ने क्या किया, आउटपुट किया, ठीक है। उसने आउटपुट जनरेट किया इस पॉइंट ए पर। अब इस पॉइंट ए पर आप क्या देख रहे हो, जब वो इस लेवल पर आउटपुट जनरेट कर रहा है, तो इस लेवल पर आउटपुट जनरेट करने में कौन सी सिचुएशन आ रही है आपकी, बताओ जरा कौन सी सिचुएशन आ रही है। ये एडी कर्व जा रहा है, ठीक है। ये जो एडी कर्व है आपका, ये एडी कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी सिचुएशन आपकी जनरेट हो रही है, क्या चीज एक्सेस में आ रही है आपके सामने, ये क्रिएट हो रहा है एडी इज ग्रेटर देन एएस। ये वाली सिचुएशन आपकी अराइज हो रही है, ठीक है। क्योंकि एडी का क्या है, अग्रीगेट सप्लाई के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि ये जो केस है, ये क्या हो रहा है, इसको मैं और क्लियर करके लिख देती हूँ बेटा। ये दिस वन, ये है अग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन अग्रीगेट सप्लाई। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई हम इस सिचुएशन को कैसे, हम जो है प्रोड्यूसर क्या करेगा इस सिचुएशन को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। तो वो क्या करेगा, ओ ए आउटपुट से प्रोडक्शन इतना बढ़ाएगा किस लेवल तक कि वो जो है ओ वाई लेवल तक आ जाए बस, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद देखते हैं सेकेंड सिचुएशन कि भाई सेकेंड सिचुएशन में क्या है। अब सपोज प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया कि भाई अभी मैं ए पर कर रहा था, इक्विलिब्रियम में आ गया। उसने डिसाइड किया कि अब मैं प्रोडक्शन करूंगा इस यूनिट पर, ठीक है। इसको उसने पॉइंट नाम दे दिया बी, ठीक है। इसको हम एक नाम दे देते हैं बी, पॉइंट बी, ठीक है। अब अगर प्रोड्यूसर आउटपुट जनरेट करता है ओ बी लेवल पर, ठीक है, तो यहाँ क्या सिचुएशन आ रही है, अभी से देख लेते हैं भाई, ठीक है। यहाँ क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, यहाँ आप देख रहे हो अग्रीगेट डिमांड तो ये आ गई। अब इससे ऊपर चले तो क्या सिचुएशन आ गई है, ये वाली जो सिचुएशन है, ये है आपकी अग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एडी। यहाँ पर एक्सेस सप्लाई हो गई, है ना। तो अब इस सिचुएशन को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, इट मींस कि वो ओ बी लेवल से प्रोड्यूसर को, वो सॉरी आउटपुट को क्या करेगा, कितना कम करेगा, जब तक कि वो ओ वाई लेवल पर नहीं आ जाता, ठीक है। तो
ये हो गया आपका डायग्राम एंड दिस इज योर कर्व। बहुत ध्यान से प्लीज ड्रॉ कीजिएगा, ये सारी चीजें बहुत ध्यान से दिखाइएगा, एरोज वगैरह, ठीक है। तो ये है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, टोटल आउटपुट एंड द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल मत लिखना भूलिएगा, जब आप एक्सप्लेनेशन देंगे ना कि भाई कैसे उसको करेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लीज इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम आउटपुट लिखना मत भूलना। इक्विलिब्रियम आउटपुट कहाँ पर है? ओ वाई लेवल पर, ठीक है। दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल। तो आपको ये पूरा समझाना है कि वो ओ ए से जो है ओ वाई लेवल पर आने की कोशिश करेगा, और फिर अगर ओ बी लेवल है आउटपुट का तो उससे जो है वो प्रोडक्शन इतना कम करेगा कि वो ओ वाई लेवल पर, लेवल ऑफ आउटपुट पर आ जाए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट अप्रोच, अग्रीगेट डिमांड एंड अग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दो तीन चीजें आपको और ध्यान रखनी है कि हम इस अप्रोच में ना कुछ एजम्पशंस मानकर चलते हैं, ठीक है। इसमें एजम्पशंस हम क्या क्या मानते हैं कि इकोनॉमी के अंदर क्या है, प्राइस फिक्स्ड है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। सेकेंडली हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो अप्रोच हम जो है असेसमेंट कर रहे हैं इसका, ये शॉर्ट रन थ्योरी है। थर्ड, हम इसमें मानकर चलते हैं कि जो इकोनॉमी है दैट उसमें कोई एक्सपोर्ट नहीं है, कोई इम्पोर्ट नहीं है, मतलब ओपन इकोनॉमी नहीं है, क्लोज इकोनॉमी है ना। याद करो जरा, शुरू में हमने 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे अग्रीगेट डिमांड के, ठीक है। उसमें से हमने कहा था कि वी हैव टू डिस्कस ओनली सी प्लस आई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम ये जो अप्रोचेस डिस्कस कर रहे हैं ये हम सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड इकोनॉमी में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और कोई भी एंड नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का कोई भी इसमें एक्सपेंडिचर वगैरह नहीं हो रहा है, ये सारे एजम्पशंस जो है ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट अप्रोच, एडी एंड एएस अप्रोच, क्लियर। और अगर ये आपको समझ में आ गई है तो यू कैन अंडरस्टैंड वेल द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड अप्रोच, ठीक है। सेकेंड अप्रोच क्या है? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब आते हैं सेकेंड अप्रोच पर। तो सेकेंड अप्रोच है हमारी एस एंड आई अप्रोच। ऑब्वियसली जैसे हम एडी एंड एएस अप्रोच कह रहे थे, तो यहाँ पर हम जो है क्या मानकर चलेंगे, यहाँ पर जो है सेविंग मस्ट बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो इस लेवल पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा, है ना। ये लेवल हम मानेंगे कि जहां पर सेविंग विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये लेवल हमारा क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम लेवल कहलाएगा, ठीक है। तो हम एक तरीके से इसको क्या बोल सकते हैं कि जहां पर प्लान्ड सेविंग विल बी इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जरा याद करो, प्लान सेविंग या प्लान इन्वेस्टमेंट को हम इकोनॉमिक्स में क्या बोल रहे थे? एक्स एंटे, ठीक है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जहां पर एक्स एंटे सेविंग विल बी इक्वल टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये हमारी क्या सिचुएशन कहलाएगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगी बाय द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हमने इसे सिंबलिकली भी लिखना है, ठीक है, सिंबलिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम लेवल को? सपोज जैसे हमने लिखा एडी इज इक्वल टू ए एस, तो सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये कट गया, आई इज इक्वल टू एस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इक्विलिब्रियम लेवल हो जाएगा। तो हम उस लेवल पर जो है इक्विलिब्रियम को देखेंगे। अब देखते हैं कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच से को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो इसमें भी 2 कंडीशंस आएंगी, जैसे अब एडी एंड एएस में आएंगी। क्या कंडीशंस आ सकती है डिसइक्विलिब्रियम की? एक कंडीशन ये हो सकती है कि सेविंग ग्रेटर हो जाए आई से, और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि सेविंग जो है लेसर रहे इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों कंडीशंस को या इक्विलिब्रियम में आने के लिए हम क्या करेंगे अगर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच है तो, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहीं पर समझा देती हूँ, फिर मैं कर्व समझा दूंगी आपको, ठीक। अगर हम मानकर चलते हैं कि भाई सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, कि सेविंग जो है इकोनॉमी के अंदर सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे कि
इसका मतलब है लोगों की इनकम जो भी हो रही है, लोग उस इनकम में से क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन लेस कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि लोगों की जो भी इनकम है उसमें क्या हो रहा है, कंजम्पशन लेस हो रहा है, और लोग क्या कर रहे हैं, सेविंग ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई कंज्यूमिंग लेस एंड मोर सेविंग। क्लियर हो गया? गॉट इट? तो यहाँ पर क्या माना जाता है कि एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो इन्वेंट्रीज है वो एक डिजायर्ड लेवल से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो उसको उसको जो है बैलेंस में लाने के लिए या उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स विल रिड्यूस द प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, और प्रोडक्शन रिड्यूस होने से क्या होगा, वो किस लेवल तक करेंगे, जब तक कि सेविंग विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। जब तक कि सेविंग क्या होगी, इन्वेस्टमेंट के इक्विवेलेंट, मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्वल नहीं हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम इकोनॉमी के अंदर नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, उसके बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, आप बल्कि इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि इफ सेविंग इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, अगर सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, तो हम इस कंडीशन को एडी एंड एएस में कौन सी कंडीशन मान सकते हैं, जब हमारा अग्रीगेट डिमांड कम होगा अग्रीगेट सप्लाई से। क्लियर हो गया? इसका मतलब एक्सेस सप्लाई का केस है, एक्सेस सप्लाई का केस है। जो मैंने इन्वेंट्रीज बोली ना आपको कि इन्वेंट्रीज क्या होगी, जो डिजायर्ड लेवल है उससे इन्वेंट्रीज ज्यादा हो गई, तो उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन कम कर रहे थे। ठीक है, ये सेम वही सिचुएशन है, अगर सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब है कि कंजम्पशन कम हो रहा है। कंजम्पशन कम होने का मतलब क्या है, डिमांड कम हो रही है इकोनॉमी के, और सप्लाई ज्यादा हो रही है, एक्सेस सप्लाई का केस है। गॉट इट? अच्छा, अब ऐसे ही समझ लेते हैं सेविंग इज लेसर देन इन्वेस्टमेंट। अगर सेकंड सिचुएशन है, डिसइक्विलिब्रियम है, कि सेविंग कम हो रही है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, तो इस सिचुएशन को हम किससे कंपेयर करेंगे, इस सिचुएशन को हम समझेंगे जब एडी इज ग्रेटर देन एएस। क्लियर हो गया? तो लोग सेविंग कम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि लोग कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं। जब कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब है इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा हो रही है ना? और जब डिमांड ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो किसका केस क्रिएट हो रहा है, एक्सेस डिमांड का केस क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर क्या करेंगे, फर्म्स विल इंक्रीज द प्रोडक्शन, और किस लेवल तक बढ़ाएंगे, जब तक कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। अब हम इसका कर्व देख लेते हैं कि ये कर्व के थ्रू हम कैसे दिखाएंगे। जैसे हमने एडी एंड एएस दिखाया, ऐसी ही सिचुएशन को हम कर्व्स में भी दिखा सकते हैं। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर्व जरा फटाफट ड्रॉ कीजिए सब लोग। सबको पता है सेविंग कर्व कैसे ड्रॉ होता है, इन्वेस्टमेंट कर्व कैसे ड्रॉ होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सबको पता है सेम रहता है, ये हमारा ओ वाई एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट लिख देंगे कि भाई ये हमारी सेविंग है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा, हमेशा ऑटोनॉमस है ना? इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑटोनॉमस है। ये हमारा आई कर्व हो गया। ठीक है, अब हमें ड्रॉ करना है सेविंग कर्व। हमने क्या किया, सेविंग कर्व कहाँ से ड्रॉ होता है, जीरो ओ एक्सिस से नीचे, ओ एक्स एक्सिस के बिलो द ओ एक्स एक्सिस। तो अब आपने क्या किया, कर्व ड्रॉ कर लिया, सेविंग कर्व। ये हो गया हमारा सेविंग कर्व ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप कंडीशंस जो है देख लीजिए कि कहां पर जो है, सपोज ये है इक्विलिब्रियम, निकालो पहले, ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम हो गया। कैसे हो गया, एस एस इक्वल टू आई, तो ये क्या है, ये हमारा इक्विलिब्रियम है। आप इसे कोई नाम दे सकते हो इस पॉइंट को, ये है इक्विलिब्रियम लेवल। सपोज मैंने इसको फिर से वाई नाम ही दे दिया, ओ वाई लेवल ऑफ आउटपुट है। इस पर आप क्या लिख रहे हो, इनकम एंड आउटपुट। ठीक है, एंड अब सपोज प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया कि भाई मैं तो जो हूँ इस लेवल पर प्रोडक्शन करूंगा, इस लेवल पर आउटपुट करूंगा, ओए लेवल पर। ठीक है, तो जब वो ओए लेवल पर आउटपुट दे रहा है तो सिचुएशन क्या अराइज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक
क्या हो रहा है ये, दिस इज द सेविंग लेस देन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर्व ऊपर है, तो ये सिचुएशन हमारी बन रही है सेविंग इज लेसर देन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, ओए लेवल से आउटपुट इतना बढ़ाएगा कि ओवाई लेवल तक आ जाए। क्लियर। अब देख लेते हैं सेकंड कंडीशन। सपोज प्रोड्यूसर ने सोचा कि भाई मैं तो यहाँ इस लेवल पर करूंगा आउटपुट जनरेट, ये है इतना आउटपुट जो है जनरेट करेंगे इकोनॉमी में, आपने इसको आप फटाफट यहाँ ले आइए। ठीक है, अब जब वो ओबी लेवल पर आउटपुट जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये इतना जो है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो प्रोड्यूसर कितना आउटपुट डिक्रीज करेगा, मतलब ओए लेवल से अगर हम बात करें तो ओए लेवल से वो जाने की कोशिश करेगा ओवाई लेवल पर, मतलब प्रोडक्शन इतना बढ़ाएगा। और अगर ओबी लेवल आउटपुट कर रहा है तो ओबी लेवल से वो प्रोडक्शन कितना डिक्रीज करेगा कि वो ओवाई लेवल पर आ जाए, जहां पर की सेविंग विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो ये है आपका इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, गॉट इट। तो दीज टू अप्रोचेस आर कंप्लीटेड टुडे। determination of equilibrium of national income output and employment, इसकी टू अप्रोचेस हैं। ठीक है, अग्रीगेट डिमांड एंड अग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और सेकंड अप्रोच है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू।